नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश पॉइंट नंबर 5 यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। और ये यूज ऑफ प्रीपोजिशंस का आज फर्स्ट पार्ट है। जिस तरह से हमने जो प्रीवियस 4 जो पॉइंट हमने करे हैं, टेंस, वॉइस, नरेशन, डिटर्मिनस, और वो जो टॉपिक है जिस तरह से विस्तृत टॉपिक है, उसी तरह से प्रीपोजिशंस वाला जो टॉपिक है ये भी काफ़ी विस्तृत टॉपिक है। और इन टॉपिक्स को हम एक पार्ट में यदि करना चाहें तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, उसको हम पढ़ने में जो है वो आसानी भी नहीं होती है। तो इसी तरह से आज के इस वीडियो के भी हम 3 या 4 पार्ट यहाँ पर लेकर आएंगे। तो आज इसी पॉइंट का ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम प्रीपोजिशन से संबंधित जो जनरल बातें हैं उनके बारे में और साथ में कुछ प्रीपोजिशंस की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। तो आज का हमारा पॉइंट है प्रीपोजिशंस। तो सबसे पहले प्रीपोजिशंस के बारे में जितनी भी जो बातें हैं जो हमें याद रखनी है सीखने के लिए, उन सारी बातों को मैंने वीडियो के फर्स्ट में ही रखा है। तो पहला पॉइंट है कि प्रीपोजिशंस 2 शब्दों से मिलकर बना शब्द है। तो प्रीपोजिशन जैसे हिंदी होती है, संस्कृत होती है, उसमें हम कई शब्दों को जोड़कर एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। उसी तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और इसमें जो प्रीपोजिशन शब्द है यहाँ भी 2 शब्द हैं, यानी 2 शब्दों से मिलकर ये बना शब्द है। तो शब्दों की बात करें तो इसमें पहला शब्द है प्री और दूसरा शब्द है पोजीशन। प्री का अर्थ है पहले और पोजीशन का अर्थ है स्थिति। तो इसका मतलब होता है कि प्रीपोजिशंस वाक्य में एक ऐसा शब्द है जो सामान्यतया नाउन और प्रोनाउन से पूर्व प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशंस में जो पहला शब्द है जिसका अर्थ हमने देखा था कि प्री का मतलब होता है पहले। तो यह पहले से तात्पर्य है कि प्रीपोजिशंस इंग्लिश के ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो प्रयोग है, यूज है, वो नाउन और प्रोनाउन से पहले किया जाता है एवं नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ व्यक्त करते हैं। और दूसरा शब्द है पोजीशन। पोजीशन का मतलब था स्थिति। तो ये जो प्रीपोजिशंस जो शब्द है, ये नाउन और प्रोनाउन का जो संबंध है, यहाँ पर उस नाउन और प्रोनाउन की बात हो रही है जिससे पहले प्रीपोजिशंस का यूज़ किया गया है। तो उस नाउन का संबंध या उस प्रोनाउन का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ व्यक्त करते हैं। तो सीधे से सारगर्भित शब्दों में हम कहना चाहें तो प्रीपोजिशंस एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्दों के साथ स्थापित करता है। तो संबंधवाचक शब्द इनको हम कह सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर इन दोनों बातों को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है कि राम इज़ इन द रूम। तो इस वाक्य में जो इन है वो एक प्रीपोजिशंस है जो राम का संबंध रूम से बताता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राम है इसका जो संबंध है वो किसके साथ स्थापित करता है? रूम के साथ। तो यहाँ पर द रूम है वो नाउन है और इस नाउन से पहले यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर दोनों जो पॉइंट हमने ऊपर पढ़े हैं कि प्रीपोजिशंस का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है और उसका जो कार्य है वो दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित करना है। तो रूम से पहले यहाँ पर इनका प्रयोग हुआ है और इनका जो काम है वो रूम का राम के साथ संबंध स्थापित करना है। दूसरा एग्जाम्पल और समझे हम इसी बात को, तो दूसरा एग्जाम्पल है कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू एक प्रीपोजिशंस है जो ही और स्कूल के बीच संबंध को स्थापित करता है। तो यहाँ पर स्कूल भी एक नाउन है और उससे पहले जो टू शब्द है ये एक प्रीपोजिशंस है जिसका कार्य है ही के साथ स्कूल का संबंध स्थापित करना कि ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्कूल। तो यहाँ पर स्कूल और ही का जो संबंध बनाता है, संबंध स्थापित करता है, वो यहाँ पर टू करता है और टू एक यहाँ पर प्रीपोजिशंस है। यहाँ पर एक नोट भी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ परिभाषा में नाउन शब्द में हम निम्नलिखित शब्दों को शामिल करते हैं। तो परिभाषा हमने पढ़ी है कि प्रीपोजिशंस का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन से पहले किया जाता है। तो यहाँ पर नाउन से हमारा तात्पर्य है कि हम यहाँ नाउन का मतलब क्या क्या समझे।
कि अर्थात हमें किन किन चीज़ों के पहले हम प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पर है कि डायरेक्ट नाउन की हम बात करते हैं, जैसे कैट है, बुक है, हाउस है, टेबल है, पेन है। तो डायरेक्ट जो नाउन है उससे पहले तो हमें करना ही करना है। दूसरा है प्रोनाउन के पहले भी हम प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन का मतलब है नेम आदि, जैसे हरीश है, जयपुर है। तीसरा है नाउन ग्रुप के पहले भी हम प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर सकते हैं। नाउन ग्रुप का मतलब है कि ऐसा नाउन जिसमें दो या दो से अधिक शब्द हों। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने कोष्ठक में लिखा है कि माई इंग्लिश बुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा एक ग्रुप ऑफ नाउन है जिसमें तीन शब्द है माई, दूसरा शब्द है इंग्लिश और तीसरा शब्द बुक। लेकिन यहाँ पर ये जो कंप्लीट जो तीन वर्ड्स हैं इनका जो मीनिंग है वो एक ही शब्द में आएगा, इंग्लिश की बुक। उसी तरह से प्रोनाउन से पहले भी हम प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हिम है, यू है, हर है, अस है। और लास्ट जो है वो है जीरंड। जीरंड का मतलब है कि यदि वर्ब की फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं और यदि वो सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है, वर्ब का कार्य नहीं करता है, तो उसे हम इंग्लिश की भाषा में, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में उसे हम जीरंड कहते हैं। तो यहाँ पर जो परिभाषा थी कि प्रीपोजिशंस का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन से पहले किया जाता है, तो उस नाउन का मतलब यहाँ पर आप इन पांचों बातों को याद रखना है कि इन पांचों के पहले ही हम प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीपोजिशन से संबंधित कि प्रीपोजिशंस का प्रयोग कभी भी वर्ब के पहले नहीं होता है। तो उसी बात को दूसरे तरह से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि नाउन और प्रोनाउन से पहले तो हम प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि वर्ब है वाक्य में तो वर्ब से पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि हम वर्ब से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो वर्ब प्लस आईएनजी यानी जीरंड का प्रयोग करना होता है। तो वही बात जो ऊपर हमने पांचवें पॉइंट में पढ़ी थी कि हम जीरंड से पहले तो हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन वर्ब से पहले नहीं कर सकते। तो जो वर्ब हम जिससे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे वो आईएनजी फॉर्म में होगी और वो फिर वर्ब ना होकर के वो जीरंड नाउन होता है। जैसे जीरंड का मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है कि वर्ब इन नाउन फॉर्म, यानी जो वर्ब है वो किस फॉर्म में होती है, नाउन फॉर्म में होती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि आई वुड लाइक टू मूव नाउ ही यूज टू स्मोक। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिए हैं, ये अलग एग्जाम्पल है, ऊपर वाला अलग है कि आई वुड लाइक टू मूव नाउ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूव एक वर्ब है और वर्ब से पहले यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है। तो अभी तो हमने ये पढ़ा है कि वर्ब से पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते और यदि हम नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करते भी हैं तो उस नाउन में हमें आईएनजी जोड़ करके उसको जीरंड बनाना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पर उसके बावजूद टू का प्रयोग कैसे किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है ही यूज टू स्मोक। तो यहाँ पर स्मोक भी एक वर्ब है और यहाँ भी वर्ब से पहले टू का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इसी को समझने के लिए मैंने नीचे एक विस्तृत पॉइंट लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में टू एक प्रीपोजिशन नहीं है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पर टू को प्रीपोजिशन नहीं समझना है, यह एक इन्फिनेटिव का हिस्सा है। तो एक काइंड्स ऑफ वर्ब होती है इन्फिनेटिव वर्ब, यानी जब हम दो वर्ब का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो एक वर्ब से पहले हमें टू का प्रयोग करना है कि आई लाइक टू टेक, आई लाइक टू लाफ। तो इस तरह से हमें दो वर्ब का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर जब टू का प्रयोग किया जाता है तो वो टू वहाँ प्रीपोजिशन ना हो करके और वहाँ पर टू इन्फिनेटिव होती है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए, इस कन्फ्यूज को दूर करने के लिए मैंने इन दो सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि आज से पहले लगभग हमने यही पढ़ा होगा कि ये यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है। तो टू एक प्रीपोजिशन होती है, लेकिन वो तभी होगी जब उसका प्रयोग या तो नाउन से पहले होगा या प्रोनाउन से पहले होगा या फिर जीरंड से पहले उसका प्रयोग होगा। फिर जो प्रीपोजिशन से संबंधित महत्वपूर्ण बात है वो कि कई विशेष स्थितियों में
प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन से ठीक पहले ना करके और वाक्य के अंत में या शुरू में भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन से पहले होता है, लेकिन कई सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो इस तरह से होती है कि वहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग हम वाक्य के लास्ट में भी कर सकते हैं और वाक्य के स्टार्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन इसका जो कार्य है वही कार्य है जो हमने परिभाषा में पढ़ा था कि किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में आए हुए शब्दों के साथ स्थापित करना। केवल यहाँ पर प्रीपोजिशंस की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वो हम बदलेंगे, इसका जो कार्य है वो यथावत रहता है। जैसे जब वाक्य का तो किस किस स्थिति में वाक्य के स्टार्ट में और वाक्य के लास्ट में प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है, उसको यहाँ पर पॉइंट वाइज मैंने समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि डायरेक्ट हम प्रीपोजिशंस पढ़ते कि यहाँ पर हम इनका प्रयोग पढ़ लेते हैं, टू का प्रयोग पढ़ लेते हैं, अबोव का, तो ये जो जनरल जो बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए वो हम यहाँ पर नहीं सीख पाते हैं। तो मेरा जो तरीका है वो यही रहता है कि सबसे पहले हम टॉपिक को अच्छी तरह से समझें कि किस स्थिति में इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ पर हम किस तरह से इनका प्रयोग करते हैं। तो प्रीपोजिशंस के बारे में आज जितनी भी जो बातें हैं, जितनी भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सारी आज के इस वीडियो में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने यही देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग वाक्य के लास्ट में और वाक्य के शुरू में किया जाता है। तो पहला पॉइंट है कि जब वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो, जैसे वाट हो, हु हो, हुम हो, विच हो, वेयर हो, तो प्रीपोजिशन का जो प्रयोग है वो वाक्य के अंत में किया जाता है, यानी प्रीपोजिशंस को वाक्य के अंत में लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पढ़ा है कि प्रीपोजिशंस का प्रयोग या तो नाउन से पहले करो या प्रोनाउन से पहले करो। तो यदि हमारा जो सेंटेंस है और उसका जो ऑब्जेक्ट है, यदि वो जो ऑब्जेक्ट है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं उसकी भी एक लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है। वाट है, हु है, हुम है, विच है, वेयर है। तो हम जो हमारे प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग वाक्य के लास्ट में करते हैं। तो हम एग्जाम्पल से इस रूल को समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि वाट आर यू थिंकिंग ऑफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो वाट है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है ऑफ है, इसका जो यूज है वो वाक्य के लास्ट में किया गया है कि वाट आर यू थिंकिंग ऑफ, आप क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि विच बुक आर यू टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर अबाउट जो है वो एक प्रीपोजिशन है, इसका जो यूज है वो वाक्य के लास्ट में किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। विच बुक आर यू टॉकिंग अबाउट, आप कौन सी पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि whom आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो टू है वो एक प्रीपोजिशन है, यहाँ पर इन्फिनेटिव ये नहीं है, प्रीपोजिशन है। और वाक्य के लास्ट में इसका यूज क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो whom शब्द है वो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीनों ही एग्जाम्पल्स में इंटरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है ऑब्जेक्ट के रूप में। इसी वजह से यहाँ पर प्रीपोजिशंस का जो प्रयोग है वो वाक्य के लास्ट में किया गया है। दूसरी जो स्थिति है जहाँ हम इसका प्रयोग लास्ट में करते हैं वो ये है कि जब वाक्य का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो, अर्थात दैट हो, तो भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं या प्रीपोजिशंस का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। तो फर्स्ट वाले में हमने पढ़ा था कि इंटरोगेटिव ऑब्जेक्ट हो तब भी हम लास्ट में करते हैं। इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। तो वाक्य में यदि हमारा जो आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो, और दैट को यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, तो वहाँ भी हम प्रीपोजिशंस का प्रयोग वाक्य के लास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हेयर इज़ द मैगज़ीन दैट यू आस्क्ड फॉर, कि ये वही पत्रिका है जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैगज़ीन के बाद जो दैट का प्रयोग हुआ है ये हमारा जो प्रोनाउन है, इसी वजह से यहाँ पर जो प्रीपोजिशंस का प्रयोग है वो यहाँ पर लास्ट में किया गया है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आई नो द कॉलोनी दैट ही लिव्स इन। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के रूप में दैट का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रीपोजिशंस है इन, उसका जो यूज है वो वाक्य के लास्ट में किया गया है। तो इसी तरह से तीसरा जो नियम है वो ये कहता है कि जब वाक्य का ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव हो, प्रीपोजिशंस को इन्फिनेटिव के बाद लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने इन्फिनेटिव ऊपर देखा ही है कि टू लगकर जब वर्ब हो, और वो जो टू लगने के बाद जो वर्ब है वो किसका काम कर रहा हो, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो। तो यहाँ पर जो इन्फिनेटिव है ऑब्जेक्ट का काम यदि करे तो भी हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के लास्ट में ही करना होता है। जैसे एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है कि दिस इज़ ए गुड होटल टू स्टे एट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टू स्टे जो ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनेटिव है, टू लगकर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसी वजह से यहाँ पर हमने एट का प्रयोग किया है कि ठहरने के लिए एक अच्छा होटल है। दिस इज़ ए गुड होटल, एक अच्छा होटल है। टू स्टे एट, रुकने के लिए। आई नीड ए पेंसिल टू राइट विद। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टू राइट एक प्रीपोजिशन है, वो सॉरी इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो विद एक प्रीपोजिशंस है उसका जो यूज है वो वाक्य के लास्ट में किया गया है। थर्ड एग्जाम्पल है कि दिस इज़ ए बॉल टू प्ले विद। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि टू प्ले की इन्फिनेटिव है, और इसी वजह से यहाँ पर प्रीपोजिशन का जो प्रयोग है वो वाक्य के लास्ट में किया गया है। तो यदि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव हो तो भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के लास्ट में करते हैं। चौथी सिचुएशन हम देखते हैं कि कुछ प्रश्नात्मक वाक्यों में प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है। तो जिस तरह से 3 नियमों में हमने पढ़ा है कि किस किस स्थिति में हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के लास्ट में करना है, वैसे ही कुछ प्रश्नात्मक शब्द ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन को वाक्य के स्टार्ट में अपने साथ लेकर के चलते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है बाय विच ट्रेन डिड यू कम। आप कौन सी ट्रेन से आए हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय एक प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग हमने वाक्य के स्टार्ट में किया है विच से पहले। फॉर whom was बुक गिवन, किताब किसको दी गई थी। तो यहाँ पर जो फॉर है वो whom से पहले है, क्योंकि यहाँ पर जो whom है वो एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कि फॉर whom किसको। तो यहाँ पर इसीलिए फॉर का हमने प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस में जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाए गए हैं, ऐसे सेंटेंस में हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के शुरू में करना है। बाय विच ट्रेन, बाय विच पेन, फॉर whom। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं। तो ये 4 रूल्स हमें बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें प्रीपोजिशंस का प्रयोग वाक्य के स्टार्ट में करना है और कहाँ हमें वाक्य के लास्ट में करना है। तो पहले में हमने पढ़ा था यदि हमारा ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो तो हम प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के लास्ट में करते हैं। दूसरे में हमने पढ़ा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो तो भी हम वाक्य के लास्ट में प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तीसरे रूल में हमने पढ़ा था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव हो यानी टू लगकर वर्ब हो तो भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के लास्ट में करते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रीपोजिशंस का प्रयोग पहले करते हैं। तो ये चारों के चारों नियम हमें ये बताते हैं कि किस स्थिति में हम प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के शुरू में भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो 2 स्लाइड्स थी उसमें हमने कंप्लीट जो प्रीपोजिशंस से बारे में जो जानकारी थी, परिभाषा, शब्द कैसे बना, प्रीपोजिशंस का कार्य क्या होता है, किस किस स्थिति में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, किस स्थिति में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, वो सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा जो वर्क है वो यही है कि प्रीपोजिशंस कौन कौन सी होती हैं और उनका यूज हम किस तरह से करते हैं। तो आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम अल्फ़ाबेटिक यहाँ पर प्रीपोजिशंस को ले रहे हैं। अल्फ़ाबेटिक का मतलब है कि हमारी जो प्रीपोजिशन है वो हमने ए से शुरू यहाँ से किया है। ए से हम शुरू करेंगे, लास्ट में जो अंग्रेजी की जो वर्णमाला उसके अनुसार हम सारे जो प्रीपोजिशंस हैं उनको यहाँ पर पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रीपोजिशंस है अबाउट। अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ होता है बारे में और संबंध में। तो इसका लास्ट टॉपिक हमने इंग्लिश का पढ़ा था डिटर्मिनर्स। वहाँ पर हमने जो प्रमुख डिटर्मिनर्स पढ़ी थी, उस वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि
प्रमुख प्रमुख जो डिटर्मिनर्स है वो मोस्ट ऑफ, यदि आप उसका जो अच्छा सा जो मीनिंग है उसको यदि याद रख लेते हैं तो भी हमारा जो डिटर्मिनर्स का जो प्रयोग है वो हमारा सही हो सकता है। उसी तरह से मैं यहाँ भी आपको कहना चाहता हूँ कि जो प्रीपोजिशंस हैं इनका भी कुछ एक निश्चित अर्थ होता है। किसी किसी प्रीपोजिशंस के 2 अर्थ होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी का एक ही होता है। तो यदि आप उन मीनिंग्स को अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू जो सेंटेंस है वहाँ पर आप इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो यही है कि आपको हर प्रीपोजिशंस का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, उसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अबाउट का जो अर्थ है वो 2 अर्थ हैं कि अबाउट का एक अर्थ होता है बारे में और दूसरा अर्थ होता है संबंध। जैसे एग्जाम्पल से ये जो अर्थ हैं ये क्लियर होंगे कि ही टोल्ड मी अबाउट हर नेचर, कि उसने मुझे उसके नेचर के यानी स्वभाव के बारे में बताया। तो यहाँ पर स्वभाव के बारे में, तो यहाँ पर जो अबाउट का जो यूज़ किया गया है वो किस अर्थ में किया गया है, यहाँ पर बारे अर्थ में यहाँ पर किया गया है। तो जहाँ भी ऐसे सेंटेंस आए और वो बारे में अर्थ को कन्वे कर रहे हों तो वहाँ पर हमें अबाउट का प्रयोग करना चाहिए। ही टोल्ड मी अबाउट हर नेचर। और ये चीज़ें न केवल हमारे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल हैं बल्कि हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है, हमारी जो राइटिंग है, उसको भी बढ़ाने में ये चीज़ें मदद करती हैं। जितने भी टॉपिक हमने फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड पढ़े हैं उससे आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि दिस बुक टेल्स अबाउट गांधी फैमिली। यह जो पुस्तक है वो गांधी परिवार के बारे में बताती है। तो यहाँ पर भी जो अबाउट का प्रयोग किया गया है वो फर्स्ट मीनिंग में ही किया गया है, बारे अर्थ में किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, किस संबंध में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्हाट है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इसी वजह से यहाँ पर जो हमारी जो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग वाक्य के लास्ट में किया गया है और करना भी है। ये रूल्स हम पिछले जो स्लाइड्स उसमें पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही इज़ केयरलेस अबाउट हिज हेल्थ। वह अपने स्वास्थ्य के बारे में केयरलेस है, आलसी है, उसका जो रख रखाव है, ख्याल है, वो नहीं रखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन चारों एग्जाम्पल से आपको जो अबाउट का जो यूज है वो आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है अबोव। अबोव का अर्थ होता है ऊपर, किसी वस्तु या बिंदु की तुलना में अधिक ऊपर। तो यहाँ पर यदि 2 वस्तुएं हैं और किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हमें इसको बताना हो उसकी तुलना में, तो वहाँ पर हमें अबोव का प्रयोग करना चाहिए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि द वाटर रोज अबोव हिज नेक, यानी पानी जो है उसकी गर्दन से ऊपर उठ गया था। तो अबोव का मतलब है ऊपर, किससे ऊपर, हिज नेक, उसकी गर्दन से ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी वस्तु से ऊपर हमें किसी दूसरी वस्तु को बताना हो तो वहाँ पर हमें अबोव का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर एक वस्तु हिज नेक और दूसरा है वाटर, तो इनके बीच में जो संबंध बताता है वो संबंध बताने का कार्य करा अबोव, यानी गर्दन से ऊपर पानी उठ गया था। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबोव द ट्रीज, पक्षी पेड़ों के ऊपर उड़ रहे थे। तो यहाँ पर भी ऊपर अर्थ को कन्वे करने के लिए अबोव का यूज़ किया गया है। तीसरा एग्जाम्पल है कि द हेलीकॉप्टर वाज हावरिंग अबाउट अस। हावरिंग का मतलब होता है मंडराना, यानी जो हेलीकॉप्टर है वो हमारे ऊपर मंडरा रहा था। मंडराने का मतलब तो बार बार एक ही जगह, एक ही डेफिनेट प्लेस पे बार बार घूमना, उसको हम मंडराना कहते हैं। तो द हेलीकॉप्टर वाज हावरिंग अबोव अस, हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर मंडरा रहा था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल्स में ऊपर अर्थ को बताने के लिए अबोव का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। दूसरा प्रयोग हम इसका पढ़ें कि और किस स्थिति में हम अबोव का प्रयोग कर सकते हैं। तो पद या क्रम में उच्च या श्रेष्ठ अर्थ को बताने के लिए भी अबोव का यूज़ किया जाता है। यानी जो पद हैं, जो रैंक हैं, या फिर कोई क्रम है, कोई श्रेणी है, कोई सीरीज़ है, तो उसमें हम उच्च या श्रेष्ठ को बताने के लिए यहाँ पर भी वही अर्थ निकलेगा। यानी ऊपर वाले रैंक को बताने के लिए, ऊपर वाले पद को बताने के लिए, ऊपर वाले क्रम को बताने के लिए हम यहाँ पर अबोव का प्रयोग करते हैं। इस नियम के एग्जाम्पल से हम इस नियम को क्लियर करते हैं
कि फील्ड मार्शल इज़ अबोव ए जनरल इन रैंक। तो यहाँ पर दो पद हैं, एक तो है फील्ड मार्शल और एक पद होता है ए जनरल। तो जनरल का जो पद है उससे ऊपर होता है फील्ड मार्शल। तो यहाँ पर ऊपर वाले पद को बताने के लिए इस वाक्य में अबोव का प्रयोग किया गया है कि एक जो फील्ड मार्शल होता है उसकी जो पोजीशन है वो जनरल से ऊपर होती है, किस में, रैंक में यानी श्रेणी में। तो क्रम में जो जनरल है वो नीचे होता है और फील्ड मार्शल है जो ऊपर होता है। तो उसी ऊपर पोजीशन को बताने के लिए यहाँ पर अबोव का प्रयोग किया गया है। तो यदि किसी का पद या रैंक या श्रेणी को भी बताना हो तो वहाँ पर भी हम अबोव का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा अबोव का अर्थ होता है पूर्व अर्थ में। पूर्व का मतलब होता है, जैसे हम कई चीज़ें कहते हैं और हम बताते हैं कि जो ऊपर लिखित जो शब्द हैं उसके अनुसार, उपरोक्त विषय के अनुसार, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है कि ही लिव्स एट द अबोव एड्रेस, वह ऊपर वाले एड्रेस पर रहता है। तो यहाँ पर अबोव का अर्थ है प्रीवियसली मेंशन्ड, यानी अभी जिसका उल्लेख किया गया था। मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना और प्रीवियस का मतलब होता है पीछे, यानी पीछे जिसका उल्लेख कर दिया गया हो। जैसे हम कोई एप्लीकेशंस लिखते हैं उसमें हम लिखते हैं, सबसे पहले हम टू लिखते हैं, फिर टू दी हेड मास्टर, फिर स्कूल का नाम, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उस सब्जेक्ट के नीचे हम लिखते हैं कि एज मैंसनड द अबोव सब्जेक्ट, यानी ऊपर लिखित विषय के अंतर्गत। हिंदी में हम लिख रहे हैं कि उपरोक्त विषय के अंतर्गत। तो उपरोक्त यहाँ पर ऊपर शब्द यहाँ भी आया है तो उसका मतलब है अबोव। तो इंग्लिश में उसी संदर्भ में हम अबोव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ सी अबोव, अधिक जानकारी के लिए ऊपर देखें। तो यहाँ ऊपर का मतलब है प्रीवियसली मेंशन्ड, यानी जिसका पीछे उल्लेख कर दिया गया है। तो पिछला बताने के लिए भी, यानी पूर्व को बताने के लिए भी हम अबोव का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अबोव के हमने 3 यूज यहाँ पर पढ़े हैं। तो तीनों ही आपको याद रखना है, परीक्षा में कोई सा भी पूछा जा सकता है और जैसी भी स्थिति हो आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग उसी के अनुसार करना है। तीसरी हमारी प्रीपोजिशन है एक्रॉस। एक्रॉस का अर्थ होता है के पार, एक ओर से दूसरी ओर तक के अर्थ में। कि मान लीजिए यहाँ पर कोई रास्ता है और इधर कोई नाउन है और इधर भी कोई नाउन है, तो के पार को बताने के लिए हम किस प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम अक्रॉस का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि देयर इज़ ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नदी है और नदी के ऊपर पुल है। तो ये के पार, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर के और यहाँ इसका एंड हो रहा है। तो इस स्थिति में हमें अक्रॉस का प्रयोग करना है कि देयर इज़ ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी के पार पुल है, यानी नदी के आर पार क्या है, पुल है। तो यहाँ पर आर पार अर्थ में भी हम अक्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं, यानी इस किनारे से लेकर के उस किनारे तक किसी वस्तु को बताते हैं तो वहाँ पर हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि देयर वाज ए रोड अक्रॉस द गार्डन। तो ये भी वही स्थिति को बताता है कि मान लीजिए कोई गार्डन है और गार्डन में यहाँ से कोई रोड स्टार्ट होती है और यहाँ तक वो रोड जाती है, तो ये बिल्कुल इसको अक्रॉस करा, यानी कंप्लीट इसको पार करता है। तो यहाँ पर भी इस सिचुएशन में भी हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। तो के पार अर्थ को बताने के लिए हम अक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। दोनों ही एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि रिवर वाले एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा और गार्डन वाले एग्जाम्पल से भी आपको रूल जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसका जो प्रयोग है, दूसरा जो नियम है न कि किसी स्थान के दूसरी तरफ बताने के लिए भी हम अक्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आवर हाउस इज अक्रॉस द नेशनल हाईवे, यानी हमारा जो घर है वो राष्ट्रीय राजमार्ग के उस तरफ है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए नेशनल हाईवे है और यहाँ पर उसका घर है। तो यहाँ से कोई बताता है तो कहता है कि नेशनल हाईवे के उस पार। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है जो हमने पिछले सेंटेंस में पढ़ा था कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आर पार हो, लेकिन के पार, यानी इस हाईवे के पार उसका घर है। तो दूसरी तरफ बताने के लिए भी हम अक्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं। चित्र के माध्यम से बिल्कुल आप समझ सकते हैं। इसी को हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं
कि ही लिव्स अक्रॉस द मेन रोड, वह मेन रोड के उस पार रहता है। तो ये भी पिछला वाला जो एग्जाम्पल था हाईवे वाला, उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि वह मेन रोड के उस ओर रहता है। कि द बोट विल कैरी यू अक्रॉस द रिवर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिवर है और यहाँ कोई यात्री खड़े हैं, तो इनको इस ओर जाना है, तो नाव आपको उस ओर ले जा सकती है, नदी के उस पार ले जा सकती है। तो यहाँ के पार, उस पार, आर पार, इस अर्थ में हमें अक्रॉस का प्रयोग करना होता है। चौथा हमारा प्रीपोजिशन है आफ्टर। इसका अर्थ होता है या तो बाद में या पीछे, तो दोनों ही अर्थ में आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आफ्टर का प्रयोग बाद में या पीछे दोनों अर्थों में किया जाता है। एग्जाम्पल है, तो मैंने फर्स्ट में आपको बता दिया था कि प्रीपोजिशंस अपने आप में एक वर्ड्स हैं, मीनिंग्स हैं, जिनका अर्थ के अनुसार हमें प्रयोग करना है। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो अर्थ के अनुसार प्रयोग ना होकर के फिक्स होते हैं। तो सारे हम जो 2 या 3 जो पार्ट बनेंगे, उन सारे पार्ट्स में हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो चौथा हमारा प्रीपोजिशन है वो आफ्टर। इसका जो प्रयोग है दोनों अर्थों में होता है, बाद में अर्थ में भी होता है और पीछे अर्थ में भी होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि द पेशेंट है डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम। तो टेंस वाले में भी हमने इस चीज़ को पढ़ा था, तो वहाँ पर भी मैंने आफ्टर का प्रयोग, बिफोर का प्रयोग आपको समझाया था। तो यहाँ पर वाक्य का अर्थ यदि हम कन्वे करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आफ्टर का जो प्रयोग है वो आपके क्लियर हो जाएगा कि द पेशेंट है डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने के बाद में पेशेंट मरा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल गलत यहाँ पर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको बिफोर का प्रयोग करना है। इसी सेंटेंस में यदि आफ्टर का प्रयोग आप करेंगे तो इस सेंटेंस को आपको पहले लेना होगा कि द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो यहाँ पर आपको यदि नोट आप बना रहे हैं तो यहाँ पर इस आफ्टर को आपको पहले नहीं लेना है। आफ्टर का प्रयोग आपको यदि करना है तो यहाँ पर इस सेंटेंस को पहले लिखना है कि द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया। तो यहाँ पर सॉरी फॉर दिस सेंटेंस, यहाँ पर आफ्टर का यूज मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर बिफोर प्रीपोजिशंस का प्रयोग होगा। तो ये चीज़ें हम जो हमारा टेंस का पोर्शन हमने किया था वहाँ पर इसको कंप्लीट किया था। नेक्स्ट एग्जांपल है कि आई वेंट टू द ऑफिस आफ्टर माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ऑफिस गया। तो ये वाक्य बिल्कुल हमारा सही है। तीसरा एग्जांपल है कि ही वाज रनिंग आफ्टर द थीफ। तो यहाँ पर जो आफ्टर का अर्थ है वो बाद में ना होकर के यहाँ पर आफ्टर का अर्थ है पीछे, कि ही वाज रनिंग आफ्टर द थीफ, वह चोर के पीछे भाग रहा था। द पुलिस वाज रनिंग आफ्टर द थीफ, पुलिस चोर के पीछे भाग रही थी। तो इस तरह से पीछे अर्थ में भी हम आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों एग्जाम्पल हैं, तीनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि आफ्टर का प्रयोग हम किस स्थिति में करते हैं। फिर आपको बता रहा हूँ, जो पहला सेंटेंस उसको आप बिल्कुल सही कर लें। यहाँ पर आफ्टर से आपको लिखना है, लेकिन ये जो सेंटेंस है वो बाद में आएगा, और द डॉक्टर केम वाला जो सेंटेंस है वो हमें उसका यूज पहले करना है। चौथा एग्जाम्पल है कि बी कम्स आफ्टर ए, यानी बी जो है वो ए के बाद आता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ आफ्टर जो है वो बाद का अर्थ कन्वे कर रहा है। फेब्रुअरी कम आफ्टर जनवरी, यानी फरवरी जो है वो जनवरी के बाद आती है। तो सारे ही एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि बाद और पीछे अर्थ में हमें आफ्टर का प्रयोग करना है। पांचवी और लास्ट हमारी प्रीपोजिशंस है अगेंस्ट। अगेंस्ट का अर्थ होता है विरुद्ध या के सहारे। तो विरुद्ध अर्थ में सबसे पहले हम देखते हैं कि अगेंस्ट का प्रयोग किस तरह से हमें करना होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि द गवर्नमेंट पॉलिसीज अगेंस्ट द फार्मर्स, यानी कि सरकार की जो नीतियां हैं वो किसान विरोधी हैं, ये किसान के विरुद्ध हैं। तो यहाँ पर विरोधी या विरुद्ध अर्थ में अगेंस्ट का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई चीज़ यदि किसी दूसरी चीज़ के विरुद्ध हो, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विरोध में हो, कोई नियम किसी दूसरे व्यक्ति के विरोध में हो, या किसी दूसरे नियम के विरोध में हो, तो वहाँ पर हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल एक मुद्दा बना था फार्मर्स जो नियम आए थे, किसान कानून,
तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं उसी अर्थ में ये एक सेंटेंस लिया गया है कि दिस गवर्नमेंट पॉलिसी, ये जो सरकार की नीति है, इज़ अगेंस्ट, वो विरोधी है, द फार्मर्स, किसानों के, किसानों के विरुद्ध में ये नीति लागू की गई है। ही वॉज प्लेइंग अगेंस्ट मी, वह मेरे विरुद्ध खेल रहा था। तो मान लीजिए कोई भी खेल होता है उसमें दो टीम्स होती हैं, तो एक जो विरोधी टीम है उसमें इस वाक्य के माध्यम से समझा रहे हैं कि ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था, अगेंस्ट मी, मेरे विरोध में, यानी विरोधी टीम में वो था, मेरे टीम में वो नहीं था। तो इस तरह से विरुद्ध बताने के लिए, सामने अर्थ को बताने के लिए हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा अर्थ हमने देखा था कि सहारा के अर्थ में भी, सपोर्ट के अर्थ में भी हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सहारे का अर्थ है सपोर्ट, कि ही पुट ए लैडर अगेंस्ट द वॉल, उसने सीढ़ी को दीवार के सहारे रखा। तो के सहारे अर्थ में यहाँ पर अगेंस्ट का प्रयोग किया गया है। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, तो ही पुट ए लैडर, उसने सीढ़ी को रखा, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई पुट माई बाइसिकल अगेंस्ट द ट्री, मैंने अपनी बाइसिकल को, साइकिल को पेड़ के सहारे रखा। तो यहाँ पर दोनों में आप देख सकते हैं कि दोनों ही अर्थ यहाँ पर कन्वे कर रहे हैं के सहारे। तो के सहारे अर्थ को बताने के लिए भी हम अगेंस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने प्रमुख जो 5 प्रीपोजिशंस हैं उनका अर्थ सहित और नियम और उदाहरण सहित यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? 2 या 3 इसके पार्ट में हम इस प्रीपोजिशंस वाले टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा इसके 4 पार्ट हो सकते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो का कंटेंट के बारे में बताने के लिए कमेंट अवश्य करें, क्योंकि इतना लंबा वीडियो यदि आप देखते हैं तो आपका 2 या 4 सेकंड कोई मायने नहीं रखता है, तो कमेंट अवश्य किया करें। तो आज के वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।